नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे इसका नाम है लाइन हाइट। यानी अगर मेरा कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ABCDEF, तो इसके अंदर अगर मुझे लाइन के बीच की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे लाइन हाइट प्रॉपर्टी का, बिकॉज इट कंट्रोल्स द हाइट ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट। इसको यूज कैसे करते हैं, इसमें यूजुअली हम दो सेटिंग्स यूज कर रहे होते हैं। एक, अगर मैं लिख दूं लाइन हाइट नॉर्मल, मतलब सारी की सारी जो लाइन हाइट है वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पे सेट हो जाएगी। एंड दूसरा होता है अगर मैं लिख दूं लाइन हाइट 2.5, 2.5 लिखने का मतलब होता है 2.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल। मतलब नॉर्मल में अगर थोड़ा सा गैप आ रहा था तो उसका 2.5 टाइम्स गैप आ जाएगा फॉर 2.5। अगर मैं इसको 2 लिख दूं तो 2 टाइम्स नॉर्मल हो जाएगा, और मैं चाहूँ तो गैप को कम भी कर सकती हूँ। अगर मैं 0.5 लिख दूं तो ये 0.5 टाइम्स नॉर्मल हो जाएगा, मतलब गैप कम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एक बार विजुअली भी देख लेते हैं। इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ पैराग्राफ के अंदर। ये जो मेरे पैराग्राफ्स हैं इसके अंदर अगर मुझे लाइन हाइट को चेंज करना है तो मैं P वाले टैग के साथ जाऊंगी। इसमें जाकर मैं लिखने वाली हूँ लाइन हाइट। लाइन हाइट को अगर मैं शुरुआत में रखूँ नॉर्मल, तो मैं रिफ्रेश करूँगी, कोई चेंज नहीं आया, अभी नॉर्मल लाइन हाइट है। बट अगर इसकी वैल्यू को मैं इंक्रीज करके कर दूँ 2.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल, तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज हो गया है, हाइट इंक्रीज हो गई है। इसी तरीके से मैं इसको 10 टाइम्स भी कर सकती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लाइन हाइट अब बहुत ज़्यादा आ रही है एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में। और मैं चाहूँ तो इसको कम भी कर सकती हूँ। मैंने इसको 0.5 अगर कर दिया तो दोनों लाइंस के बीच में गैप इतना कम हो गया कि वो लाइंस अब मर्ज कर रही हैं। इसीलिए लाइन हाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर मुझे इंश्योर करना है कि कितने अच्छे से हम अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले करा रहे हैं। सो दिस इज माई लाइन हाइट 1.5। तो लाइन हाइट को भी हम यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की CSS को चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर लाइन हाइट के और भी यूनिट्स होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ 2.5 हो नॉर्मल हो। अगर मुझे सारे यूनिट्स देखने हैं तो मैं यहाँ पर सर्च कर सकती हूँ लाइन हाइट CSS MDN। तो लाइन हाइट के अंदर 3M, 150%, 32px, ये और भी यूनिट्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। बट इन यूनिट्स के बारे में हम बाद वाले पार्ट्स के अंदर, बाद वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। अभी हमने सिर्फ शुरुआत के 2 यूनिट्स की बात की है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग आपकी हॉरिजॉन्टल स्पेस को, इस बिहेवियर को कंट्रोल करता है बिटवीन टेक्स्ट कैरेक्टर्स। यानी हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने पास या फिर कितने दूर लिखे हुए हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है इसको कंट्रोल करने के लिए हम लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब लेटर स्पेसिंग में भी हम अभी के लिए 2 सेटिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक है लेटर स्पेसिंग, अगर मैं नॉर्मल पर सेट कर दूं तो जैसे नॉर्मल टेक्स्ट रहता है वैसे ही रहेगा, बट हम इस लेटर स्पेसिंग को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो लेटर स्पेसिंग के लिए हम ये यूनिट यूज करते हैं PX। PX बेसिकली स्टैंड्स फॉर पिक्सल्स। पिक्सल्स आपने सुना होगा, तो टेलीविजन के पिक्सल्स होते हैं या स्क्रीन के पिक्सल्स होते हैं, उस आपने रिलेशन में सुना होगा। बट पिक्सल्स एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं CSS के अंदर। पिक्सल्स के बारे में हम थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि ये कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। जैसे हम 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कह देते हैं, वैसे ही हमारे पास 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 10 पिक्सल, इस तरीके से पिक्सल होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार लेटर स्पेसिंग को देखते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, टेस्ट करने वाली हूँ अपने H1 पर। तो H1 के लिए अभी के लिए अगर मैं लिखूं लेटर स्पेसिंग नॉर्मल, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी के लिए कोई चेंज नहीं आया, लेटर स्पेसिंग मेरी वैसी की वैसी है। बट अगर मैं लेटर स्पेसिंग को बढ़ाऊं तो मैं इसको कर सकती हूँ 5 पिक्सल। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो थोड़ा सा स्पेस जो है पहले के मुकाबले बढ़ गया है मेरे लेटर्स के बीच में। इसी को 5 पिक्सल की जगह मैं 10 पिक्सल अगर कर दूं, रिफ्रेश करूं, तो ये और स्पेस बढ़ गई है। 10 पिक्सल की जगह अगर मैं इसको 50 पिक्सल कर दूं तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी स्पेस 2 लेटर्स के बीच में। तो मैं अपनी स्पेसिंग को अच्छे से अपनी हेडिंग को दिखाने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो ये मेरी एक नॉर्मल लेटर स्पेसिंग ठीक ठाक दिख रही है। तो इस तरीके से कभी कभार हो सकता है कि अगर हमें अपने टेक्स्ट को और अच्छे से तरीके से दिखाना हो या फिर हमें कुछ लोगोज वगैरह डिज़ाइन करने हो, तो उनके लिए बीच की स्पेसिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लेटर स्पेसिंग को यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फॉन्ट साइज के यूनिट्स इन सीएसएस। यानी फॉन्ट साइज को जब हम कंट्रोल करते हैं तो फॉन्ट साइज के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स क्या होते हैं? जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए रियल लाइफ के अंदर हम कह सकते हैं डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है या 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो एक यूनिट हो जाता है डिस्टेंस को मेजर करने का सेंटीमीटर। हम ये भी कह सकते हैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है या 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो दूसरा यूनिट हो जाता है हमारे पास किलोमीटर। हम ये भी कह सकते हैं 5 इंच की चीज़ है या 2 इंच की चीज़ है, या अगर मैं इस लेट्स सपोज इस रजिस्टर की लेंथ को अगर मेजर करना चाहूँ तो ये कितने इंचेस या कितने सेंटीमीटर्स में आती है, तो हम इंचेस को भी यूज़ कर सकते हैं, हम मिलीमीटर को भी यूज़ कर सकते हैं और भी सारे डिफरेंट यूनिट्स होते हैं डिस्टेंस के। तो जब भी हम फॉन्ट साइज की बात करते हैं, मतलब हमारे टेक्स्ट कितना बड़ा या कितना छोटा होगा, तो उसके लिए सीएसएस के अंदर डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। अब 2 तरीके के यूनिट्स होते हैं हमारे पास, एक होते हैं हमारे एब्सोल्यूट यूनिट्स, एक होते हैं हमारे रिलेटिव यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स का मतलब होता है कि अगर एक जगह मैंने लिख दिया 5 किलोमीटर, मतलब एक व्यक्ति अगर 5 किलोमीटर की बात कर रहा है इंडिया के अंदर और दूसरा व्यक्ति कह रहा है यूएस के अंदर कि एक रोड 5 किलोमीटर का है, तो 100% चांस ये है कि दोनों रोड 5 किलोमीटर के हैं, तो दोनों रोड की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो 5 किलोमीटर है यूएस के अंदर वही 5 किलोमीटर होता है। अगर यूके के अंदर 5 किलोमीटर आप मेजर करेंगे तो 5 किलोमीटर तो हमेशा 5 किलोमीटर ही रहेगा। तो जो चीज़ हमेशा फिक्स्ड रहती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 5 किलोमीटर अगर आपने बोला है या 5 सेंटीमीटर हमने बोला है, तो वो यहाँ पर अगले दिन भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, वो किसी और जगह भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। उनको हम एब्सोल्यूट कह देते हैं। तो जो हमारा पिक्सल होता है पीएक्स यूनिट, ये हमारा एक एब्सोल्यूट यूनिट है। उसके अलावा हम और भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज़ करते हैं। हम मिलीमीटर को भी यूज़ कर लेते हैं कुछ कुछ वेबसाइट्स पे, सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं, इंचेस भी यूज़ करते हैं, ऑल्दो ये इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते। हम पीटी, पीसी, ये बहुत सारे एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं जिनको यूज कर रहे होते हैं। अगर पिक्सल्स की मैं बात करूं तो 1 इंच के अंदर, अगर मैं 1 इंच की बात करूं, 96 पिक्सल्स होते हैं। उसी तरीके से अगर मैं इस पीटी यूनिट की बात करूं तो 72 पीटी इज इक्वल टू 1 इंच। मैं पीसी की बात करूं तो 12 पीटी इज इक्वल टू 1 पीसी। बट ये सारे यूनिट्स हम इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते। हमारा जो मेन फोकस होगा एब्सोल्यूट यूनिट्स में, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला यूनिट होता है एब्सोल्यूट में, वो होता है हमारा पिक्सल्स। तो इसीलिए हम मोस्टली जो बात कर रहे होंगे, डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, वो हम पिक्सल्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये हम याद रख सकते हैं, 1 इंच इज इक्वल टू 96 पिक्सल्स। तो 1 इंच आप मेजर कर सकते हैं, अराउंड 2.54 सेंटीमीटर्स होता है। उसी का अगर आप 96 हिस्सा ले लें तो वो आपकी स्क्रीन पर एक पिक्सल के बराबर होता है, यानी बहुत छोटा सा, बहुत टाइनी सा हिस्सा आपकी स्क्रीन का एक पिक्सल होता है। और दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे रिलेटिव यूनिट्स। रिलेटिव यूनिट्स हमेशा किसी ना किसी और वैल्यू के रिलेशन में होते हैं। जैसे स्क्रीन की विड्थ की अगर बात करें, विड्थ को अगर मैं 50% सेट कर दूं तो मुझे पता है पूरी स्क्रीन की विड्थ अगर 100 है तो उसका 50 ये उसके रिलेटिव आ गया है। तो रिलेटिव यूनिट्स किसी और यूनिट के रिलेशन में आते हैं। इसमें हमारे पास परसेंटेज हो जाता है, इसमें हमारे पास एम हो जाता है। एम यानी अभी जो करंट साइज था उसी के रिलेशन में आप नया साइज डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास रैम हो जाता है। रैम का मतलब होता है पेरेंट के रिलेटिव आपका क्या साइज होने वाला है फॉन्ट का, उसको हम रैम की टर्म्स में डिफाइन करते हैं। CH, VH एंड और भी बहुत सारे रिलेटिव यूनिट्स होते हैं, बट यहाँ पर भी हम इन 3 मेन यूनिट्स को है जो आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस होगा इन्हीं चारों पर होगा, एंड इसमें भी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पिक्सल्स के साथ, क्योंकि पिक्सल्स वन ऑफ द ईजिएस्ट है समझने के लिए एंड एक एब्सोल्यूट यूनिट है मेजरमेंट का फॉर आवर फॉन्ट साइज। पिक्सल्स की अगर बात करें तो पिक्सल्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्सोल्यूट यूनिट है सीएसएस के अंदर। और पिक्सल्स क्योंकि एक एब्सोल्यूट यूनिट है, तो अगर एक वेब पेज के ऊपर आप 5 पिक्सल डिफाइन कर रहे हैं और दूसरे वेब पेज के ऊपर भी 5 पिक्सल डिफाइन कर रहे हैं, तो फिर दोनों 5 पिक्सल्स इक्वल साइज के होने वाले हैं। पिक्सल्स की अगर बात करें तो 96 पिक्सल्स इज इक्वल टू 1 इंचेस होता है, तो इसका साइज बहुत छोटा होता है। एंड पिक्सल्स को हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के ऊपर यूज नहीं करते। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स मतलब जो फोन के ऊपर चेंज हो जाती हैं, या अगर स्क्रीन का साइज आप बढ़ाएंगे, एक आईपैड के ऊपर सेम वेबसाइट को देखेंगे तो वेबसाइट अलग दिखेगी, और अगर आप लैपटॉप के ऊपर देखेंगे तो वेबसाइट अलग दिखेगी। इस तरीके की वेबसाइट्स को हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कहते हैं, और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए हम पिक्सल्स को यूजुअली जनरली यूज नहीं करते, क्योंकि पिक्सल फिक्स्ड होता है। एक बार आपने 5 पिक्सल अगर फिक्स कर लिया तो वो फोन के ऊपर भी उतनी स्पेस घेरेगा और लैपटॉप के ऊपर भी उतनी स्पेस लेगा। तो यूजुअली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स में हम रिलेटिव यूनिट्स को
यूज़ कर रहे होते हैं। बट अभी के लिए हम रिलेटिव यूनिट्स को नहीं पढ़ रहे होंगे, अभी के लिए सिंपल चीज़ों को पढ़ेंगे, तो हम पिक्सल्स को पढ़ रहे हैं। पिक्सल को डिफाइन करने के लिए फॉन्ट साइज अगर मुझे सेट करना है तो मैं फॉन्ट साइज को इस तरीके से डिफाइन करती हूँ। मैं लिखूंगी प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज एंड वैल्यू में मैं लिख सकती हूँ 50 पिक्सल्स या फिर 5 पिक्सल्स या फिर 100 पिक्सल्स, जितना भी मुझे साइज देना है उतना साइज हम दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का साइज मैं देने की कोशिश करती हूँ। तो P के अंदर, सिलेक्टर के अंदर मैं लिखती हूँ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के अंदर सबसे पहले मैं शुरुआत करने वाली हूँ 2 पिक्सल के साथ। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी ये जो साइज है ये 2 पिक्सल है, ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा मुझे पैराग्राफ, पर अगर मैं जूम इन करूंगी तो आप देख पा रहे हैं 2 पिक्सल कितना छोटा होता है। और ज़्यादा अगर मैं जूम इन करूं तब जाकर मुझे मेरा पैराग्राफ दिखाई देगा। तो 2 पिक्सल इतना छोटा होता है साइज के अंदर। वापस से इसे ओरिजिनल सेटिंग पर ले आते हैं। अब मैं इसको इंक्रीज करके करने वाली हूँ 20 पिक्सल। सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। 20 पिक्सल में अब साइज मुझे थोड़ा सा ढंग से दिखाई देना शुरू हुआ है एंड मैं चाहूँ तो इसको 50 पिक्सल्स भी कर सकती हूँ, विच इज़ अ रियली लार्ज टेक्स्ट साइज। फिर 50 पिक्सल्स में मेरी जो वेबसाइट है उसका टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा पैराग्राफ का। तो जनरली जो नॉर्मल साइज हम सेट कर सकते हैं वो 10 पिक्सल, 10 थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, 15 हम सेट कर लेते हैं। 15 पिक्सल में नॉर्मल सा पैराग्राफ मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो अपने हेडिंग के फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकती हूँ। इसको मैं दे सकती हूँ फॉन्ट साइज ऑफ 25 पिक्सल्स। हेडिंग और थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, बट अगर मैं इसको 50 दे दूँ तो हेडिंग मेरी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से फॉन्ट साइज चेंज किया जा सकता है। एंड उसके लिए अभी के लिए जो हम यूनिट यूज़ करेंगे फॉन्ट साइज के लिए वो पिक्सल ही होगा। आगे जाकर आने वाले चैप्टर्स में हम और ज़्यादा रिलेटिव यूनिट्स को स्टडी कर रहे होंगे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के टर्म्स में भी स्टडी करेंगे, तो हम और ज़्यादा तरीके से अपनी वेबसाइट के स्टाइलिंग एंड बाकी न्यूएंसेस को देख रहे होंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारे पास फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली हमें बताता है कि हमारे फॉन्ट का टाइप क्या होना चाहिए। यूजुअली जनरली क्रोम के ऊपर एरियल या टाइम्स न्यू रोमन जैसे फॉन्ट्स यूज होते हैं। तो ये जो हमारा फॉन्ट है अभी हमें दिखाई दे रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेज के ऊपर, दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज टाइम्स न्यू रोमन या टाइम्स रोमन। तो सबसे जनरल फॉन्ट होता है। जैसे अगर हम अपनी MDN की वेबसाइट देखें, MDN की वेबसाइट का अगर मैं ये P ऑब्जर्व करूं तो एक नॉर्मल P दिख रहा है, पर अगर मैंने अभी जो अपनी डिफॉल्ट index.html खोली हुई है इसमें मैं ये वाला P लेटर ऑब्जर्व करूं, इस P लेटर में नीचे की तरफ एक छोटी सी लाइन मुझे दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन P के डंडे के नीचे, जो मुझे यहाँ पर नहीं दिखती। तो इससे साफ पता चलता है कि इस MDN की वेबसाइट पर जो फॉन्ट यूज हो रहा है वो फॉन्ट स्टाइल कंप्लीटली अलग है यहाँ पर जो फॉन्ट यूज हो रहा है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज टाइम्स न्यू रोमन, ये कोई और फॉन्ट है जो यूज हो रहा है, जिसको हम इंस्पेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं। बट हम अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स को देखते हैं, तो हम भी अपनी वेबसाइट का अलग फॉन्ट स्टाइल है जिसको सेट कर सकते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल को सेट करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का काम होता है दैट इट स्पेसिफाइज अ प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ वन और मोर फॉन्ट फैमिली नेम्स। यानी जनरल केसेस में हम अपनी फॉन्ट फैमिली को चेंज करके कोई और फॉन्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजुअली हमारे ब्राउजर की डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग होती है, किसी किसी ब्राउजर में एरियल हो सकता है। एरियल काफ़ी सिंपल, काफ़ी वेल नोन फॉन्ट फैमिली है। किसी किसी ब्राउजर के अंदर टाइम्स न्यू रोमन हो सकता है कि फॉन्ट स्टाइल ये वाला सेट हो, या कोई और भी हो सकता है। जैसे अब अगर मेरा जो फॉन्ट स्टाइल है यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली टाइम्स न्यू रोमन है H1 के अंदर, तो मैं अपनी हेडिंग का फॉन्ट स्टाइल चेंज करके फॉन्ट फैमिली से इसे चेंज करके लिख सकती हूँ टू एरियल। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरी हेडिंग जो है इसके लिखने का तरीका चेंज हो गया है। सेम चीज़ लिखी हुई है बट अलग तरीके से लिखी हुई है क्योंकि अब एरियल हो गया है इसका फॉन्ट स्टाइल। बट अगर मैं कोई ऐसा फॉन्ट स्टाइल लिख देती हूँ जो मेरे ब्राउजर के अंदर है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में टेक्स्ट तो हमें दिखाई देगा बट जो भी ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है बाय डिफॉल्ट उस स्टाइल में हमें वो टेक्स्ट दिखाई देगा। तो बहुत सारे ऐसे फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं इंटरनेट पे, तो बहुत हज़ारों फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल होंगे। बट अगर ऐसा कोई फॉन्ट स्टाइल है जिसको आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, जिसको क्रोम सपोर्ट नहीं करता, सफारी सपोर्ट नहीं करता, या बिंग जैसा कोई ब्राउजर, ब्रेव जैसा कोई ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, तो उस केस में डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल्स या कोई और फॉन्ट स्टाइल में आपको सेम टेक्स्ट दिखाई दे रहा होता है। ऐसा नहीं होता फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल नहीं है तो टेक्स्ट ही नहीं दिखेगा, टेक्स्ट तो हमेशा दिखेगा ही, बट वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके यूजर को दिखाई देगा वेबसाइट के ऊपर। अब एक वेबसाइट होती है CSS fontstack.com।
आप इस वेबसाइट पर जाकर डिफरेंट डिफरेंट जो फॉन्ट स्टाइल्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिर्फ ये वेबसाइट नहीं, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। तो फॉन्ट स्टाइल्स की एक्चुअली फैमिलीज होती हैं। एक फैमिली होती है सैंस सेरिफ, तो एक नाम होता है फॉन्ट फैमिली का। एक फैमिली होती है सिर्फ सेरिफ, या एक फॉन्ट फैमिली होती है मोनोस्पेस्ड। एक फॉन्ट फैमिली होती है फैंटेसी, जिसमें पेपायरस फॉन्ट काफ़ी फेमस होता है। एक फॉन्ट फैमिली होती है स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आपको ये पता चल जाएगा कौन सी फॉन्ट कौन से आपको मशीन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा दिखती है। तो कैलिब्री की बात करें तो विंडोज़ मशीन में 83% यूज़ होती है, मैक मशीन में 38%। एरियल की बात करें तो विंडोज़ में 99%, मैक में 98%, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉन्ट है। ऑप्टिमा की बात करें तो विंडोज़ के ऊपर 2.52%, मैक के ऊपर 93%। सेगवे यूआई की बात करें तो विंडोज़ पे 75% और मैक में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, 0% के बराबर यूज़ होता है। तो ये काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं जिनके साथ हम टेस्ट कर सकते हैं। ये इम्पैक्ट एक फॉन्ट है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अपना जो पैराग्राफ है उसमें मैं फॉन्ट फैमिली को सेट कर सकती हूँ टू इम्पैक्ट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा पूरा जो पैराग्राफ है ये इम्पैक्ट वाले फॉन्ट स्टाइल में कन्वर्ट हो गया है। इनफैक्ट ये थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है, तो इसको सिर्फ हेडिंग्स के लिए दे देते हैं। H2 जो हेडिंग है उसको मैं इम्पैक्ट स्टाइल का करने वाली हूँ। रिफ्रेश कर लिया तो ये जो मेरी हेडिंग H2 है ये इम्पैक्ट स्टाइल में आ गई। इसके अलावा जो मेरी मेन H1 है इसमें मैं फैमिली को चेंज करके मैं चाहूँ तो सीधा से फॉन्ट स्टाइल भी लिख सकती हूँ, जैसे सेगवे यूआई लिख सकती हूँ, एरियल लिख सकती हूँ, एरियल नैरो लिख सकती हूँ। वरना मैं चाहूँ तो फैमिली भी लिख सकती हूँ, मैं सिर्फ सेरिफ भी लिख सकती हूँ, मैं सिर्फ मोनोस्पेस भी लिख सकती हूँ, मैं सिर्फ फैंटेसी भी लिख सकती हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी फैंटेसी के अंदर फैमिली के अंदर जो भी फॉन्ट अवेलेबल होगा वही सेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर फैंटेसी अगर फैमिली लिखूँ और फिर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये आयरन मैन मेरा फैंटेसी फैमिली टाइप में आ गया है। और ये कौन से फॉर्मेट में आया है, कौन से स्टाइल में आया है, दिस इज़ माई पेपायरस स्टाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने तो सिर्फ फैंटेसी लिखा था, उसने बाय डिफ़ॉल्ट पेपायरस पे सेट कर दिया। मैं चाहूँ तो कॉपर प्लेट भी कर सकती हूँ। लेट्स सेट इट टू कॉपर प्लेट। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर आकर रिफ्रेश। तो ये कॉपर प्लेट में सेट हो गया है। तो इस तरीके से अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। बट बाकी जनरली जो वेबसाइट्स होती हैं, नॉर्मल जो हमारी यूज़ केस वाली वेबसाइट होती है जिनको हम हर दिन यूज़ करते हैं, उनके अंदर एक सिंगल फॉन्ट फैमिली हम नहीं लिखते, उसमें हम लिस्ट ऑफ फॉन्ट फैमिलीज़ लिखते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने पहले लिख दिया एक फॉन्ट फैमिली का नाम, फिर दूसरी का लिख दिया, फिर तीसरी का लिख दिया। तो इस तरीके से अगर पहली फॉन्ट फैमिली हमारे ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता या फिर अवेलेबल नहीं होती तो उस केस में क्या होगा, ये वाला फॉन्ट स्टाइल अगर नहीं मिल पाए तो आप ये सेट कर दो, ये वाला नहीं मिल पाए तो आप ये सेट कर दो। तो इस तरीके से हम बैकअप फैमिलीज़ को लिख सकते हैं एक ही सिंगल लिस्ट के अंदर। तो एक बार कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं H1 की बात करूं तो H1 के अंदर अगर मैं एवांट गार्डे अगर लिखती हूं तो दिस इज अ फॉन्ट फैमिली। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब एवांट गार्डे जो है क्रोम यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा मेरी मशीन के अंदर। दिस इज नॉट एवांट गार्डे, दिस इज बेसिकली टाइम्स न्यू रोमन, वही सेम फॉन्ट है बट ये अवेलेबल ही नहीं है तो डिफॉल्ट फॉन्ट में डिस्प्ले हो रहा है। बट अगर ये अवेलेबल नहीं है तो कुछ और डिस्प्ले हो जाए उसके लिए मैं एक लिस्ट भी प्रिपेयर कर सकती हूँ। लिस्ट में एक और फॉन्ट होता है डॉट नाम से, एक और फॉन्ट में लिख सकती हूँ, मान लेते हैं इसको मैं लिख देती हूँ सेंस सैरिफ, कि ये फॉन्ट है तो ये डिस्प्ले करा दो, ये भी नहीं है तो इसमें डिस्प्ले करा दो, ये भी नहीं है तो सैंस सेरिफ फैमिली का कोई भी फॉन्ट डिस्प्ले करा दो। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो दिस फॉन्ट इज मोस्ट प्रॉब्ली डी डॉट। इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, डी डॉट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दिस इज डी डॉट। तो ये सिमिलर से ही फॉन्ट में मेरा टेक्स्ट जो है, हेडिंग जो है वो डिस्प्ले हो गई। तो इस तरीके से आप भी इस वेबसाइट पर जाकर डिफरेंट जो फॉन्ट्स अवेलेबल हैं उनके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उनको चेंज करके टेस्ट कर सकते हैं अपने HTML फाइल के साथ।